देख 2-3 महीने तैयारी करनी तो फिर ढंग से करो लग के। इसमें मज़ा नहीं है टूटी फूटी तैयारी, भाई तैयारी का नाम भी हो गया और ढंग से पढ़ा भी कुछ नहीं, तो इसमें आदमी फ्रस्ट्रेट रहता है फिर। नहीं तो ये बता दूँ 3-4 महीने ढंग से सीरियस हो गए अगर आदमी दे देना तो बहुत अच्छे तरीके से इधर उधर भटके ना, और जो जो चीज़ें करवा रहा हो उसको बढ़िया से पढ़ ले, रिवाइज उसको कर ले, शॉर्ट नोट्स उसी का लिख ले, पक्का सिलेक्शन है। लेकिन 2 दिन क्लास आए तो नाम तो यही है ना भाई, तैयारी चल रही है, कोचिंग चल रही है, नाम तो यही है। अब ढंग से ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ तो उसमें मज़ा नहीं आएगा दोस्त। तो घर के काम तो रहेंगे ही भाई, ये तो अभी तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी ना जीवन में, कहाँ समय देना कहाँ नहीं समय देना। चलिए फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। अभी तो मेरा ये है कि 3 के बजाय मतलब 4 की बजाय और 3 में निपट जाए सिलेबस, ताकि जिस किताब को लेकर जो यूथ वगैरह को तुम परेशान है तो तुम्हें फटाफट पीपीटी बनवा के यहीं टिक लगवा दो, जितनी जल्दी हो जाएगा उतना बढ़िया। तो इसलिए रेगुलर रेगुलर आओ क्लास में, बीच में छूटेगा तो मेरे हिसाब से तुम्हारे 2-3 चैप्टर तो गायब है। फंडामेंटल ऑफ एसी के शुरू में आ गए थे तुम। नहीं नहीं, कवर तो ऐप तो इन पे सब पे है, बात तो यहाँ है जब 10 बातें हो समझना है पूछे। चलो फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। है हाँ, 3 फेज भी है, कराने तो सारे 3 फेज कर लो, चलो 3 फेज सिस्टम लिख लो। है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और 3 फेज, 3 है ना जो ये बेसिक वाले चैप्टर है, तो तीनों ही निपटाने हैं। मैग्नेटिज्म में लगेगा, देखो जो समय लगेगा, मैग्नेटिज्म चुंबक तो है इनमें जब बड़ा चैप्टर, चुंबक को करेंगे भी और तरीके से और अच्छे से करेंगे, मतलब चुंबकत्व को अगर जेई लेवल तक का भी करना पड़ा तो वो करेंगे, क्योंकि चुंबक तो बहुत खास है, पेपर में एक बार टकरा गया है। मशीन भी पूरा चुंबकत्व से चलेगी, तो ये मानो मशीन का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर चुंबकत्व अच्छे से आ गया। चलो लिखो भी 3 फेज सिस्टम। देखो अगर प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग 2 लेक्चर का है, मतलब 3 फेज ना, 3 फेज सिस्टम आजकल में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस 2 अलग अलग ये हो जाएंगे, तो ये भी मतलब 2 दिन के आसपास में ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से करेंगे तो ये मानो कि इस वीक के एंड तक ये तीनों चीज़ें हमें ख़त्म करनी है, 3 फेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक और चुंबकत्व, ये हमारा प्रयास है। हाँ तो बैटरी भी पढ़ाऊँगा है। क्या क्या कह रहा है ये, समझ नहीं रहा क्या। हाँ तो क्या करूँ, ना पढ़ाऊँ। अच्छा, मुझे लग रहा है कह रहा है कि 4-5 लेक्चर वहाँ पढ़ा दिए, इससे आगे यहाँ पढ़ा दो। हाँ, मैं तो बहुत समझदार है। लेकिन जितना हुआ यहाँ पे, जितना हुआ वो अच्छे से हुआ, पूरा नहीं हुआ ये कहो। नहीं तो उसमें मैंने 5 या 4 लेक्चर सिर्फ उसमें दिए, इनकी बनावट, ये क्या सीरीज पैरेलल वाले जो लगे होते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम, इन्हीं में दिए। 3 फेज सिस्टम में देखो प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में
दो व्यवस्था ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एक है सिंगल फेज और एक है 3 फेज। 2 फेज सिस्टम भी है, लेकिन 2 फेज सिस्टम हमारे लिए प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। अगर देखा जाए तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी हमारा शुरुआत में एक 2 फेज मोटर की तरह ही शुरू होता है। तो सिंगल फेज सिस्टम हमें इसलिए सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फेज में इकाइयाँ होती है, क्वांटिटी होती है, वही सीधे अपना जब लोड जोड़ते हैं उस पर आ जाती है। पढ़ने की ज़रूरत है 3 फेज सिस्टम में। तो 3 फेज सिस्टम को जोड़ने के लिए हमारे पास में दो बहुत ही बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है स्टार और एक होती है डेल्टा। और आप लोगों को ये ध्यान देना है कि 3 फेज सिस्टम में संतुलित 3 फेज सिस्टम की जो शर्तें हैं ये बहुत खास है। देखो 3 फेज सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये है क्या बीमारी। जैसे हमारे घर में यहाँ से जब हमने 3 फेज कनेक्शन लिया तो जो केबल है इसमें आप 4 तार देखोगे, और नॉर्मली जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन होता भी हमारा 3 फेज 4 वायर पर है। जैसे डेल्टा है, डेल्टा में कभी भी 4 वायर संभव नहीं है। जैसे डेल्टा बनाते हैं तो डेल्टा में मजबूरी है कि 3 फेज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ एक फेज को जोड़ने की व्यवस्था हमारे पास नहीं होती है। देखिए शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब भी आप 3 फेज सिस्टम की कोई व्यवस्था की बात करते हो, अभी संतुलित है असंतुलित ये सब बाद में देखेंगे। मान लिया मेरे पास एक फेज ये है, ये मेरे पास 3 अलग अलग वायर है। जैसे हमने स्टार में जोड़ लिया, आपको समझाना है चाहे स्टार में लेता चाहे डेल्टा में लेता। जैसे हम लोग ये लिखते हैं कि हमारे पास 3 फेज आर वाई और बी है, रेड येलो ब्लू। अर्थिंग को जनरली हम ग्रीन कलर से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रल को हम लोग काले कलर से बनाते हैं। तो समझने के लिए स्टार सबसे बेस्ट सिस्टम की कैटेगरी में आता है। ये हमने न्यूट्रल लिया हुआ है, ठीक है जी। तो देखो जब हम लोग सिंगल फेज कनेक्शन लेते हैं अपने घर में तो आप देखते होंगे, नॉर्मल अपने यहाँ भी आप देखेंगे तो आप एक वायर तो फेज पे बांधोगे और एक न्यूट्रल पे और उसे घर में ले आओगे। यानी कि हमने ये कहा कि नॉर्मली हमने आर और यहाँ न्यूट्रल पर लोड जोड़ दिया तो ये होगा हमारा सिंगल फेज लोड, ठीक है जी। ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं जी हम तो वाई को लाए और न्यूट्रल को लाए, हम एक लोड को यहाँ जोड़ दें, तो ये भी हमारा सिंगल फेज की कैटेगरी में है भाई। ऐसा भी कर सकते हैं बी और एन को लाए, तो ये भी हमारा सिंगल फेज की कैटेगरी में होता है। अब ये देखिएगा, हमने कहा जी नहीं हमारे घर में तो 3 फेज लोड है, तो हम ये 4 के 4 वायर को ले आए। देखने की चीज़ ये होती है कि 3 फेज लोड को चलाने के लिए एक समय पे एक इंस्टेंट पे सिर्फ 2 फेज एक्टिव होते हैं। कैसे? अगर हमें 3 फेज लोड को जोड़ना है तो हम लोग आर को यहाँ से लाए और सीधे वाई को यहाँ से लाए, तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है जिसे हम लोग 3 फेज लोड लिखेंगे। यानी कि किन्हीं भी 2 फेज टर्मिनल के बीच में जब लोड कनेक्ट होगा, जैसे ये आर है ये वाई है, तो ये हमारा कहलाएगा जी 3 फेज लोड। किसमें न्यूट्रल की आवश्यकता 3 फेज को जब सिंगल फेज के रूप में इस्तेमाल करना होता है स्वतंत्र रूप से, तब न्यूट्रल रोल प्ले करता है। वहाँ क्या करोगे? तभी तो देखो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, तभी आप ये कहते हैं कि सिंगल फेज में कितने सप्लाई 220 230,
तो ऐसे तो 3 फेज में होनी कितनी चाहिए थी, 660, लेकिन 3 फेज में क्या पढ़ते हो आप नॉर्मली, 400 440 यही तो पढ़ते हो। तो भाई आपने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों नहीं किया? एक समय पर मैंने कहा 3 फेज लोड को चलाने के लिए एक इंस्टेंट पर, एक समय पर सिर्फ 2 फेज एक्ट होते हैं। एक हम ये भी कर सकते हैं कि नहीं जी, यहाँ से वाई को लेते हैं, यहाँ से बी को लेते हैं, इन 2 फेज के बीच में अगर हम कोई लोड जोड़ दें तो ये भी 3 फेज लोड की कैटेगरी में है। अगर हम यहाँ से इसके बीच में ये लोड को कनेक्ट कर दें तो जब भी कभी 2 फेज के बेसिस पे बात होती है, ध्यान देना है कि जब भी हम लोग 2 फेजेस के बेस पे बात करते हैं तो ये जो भी क्वांटिटी यहाँ बनेगी ये सब कहलाती है लाइन इकाई या क्वांटिटी। और जब तक हम लोग सिंगल फेज बेसिस पे बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया आर एन, तो या तो वी आर लिखें या वी आर एन लिखें, या तो आई आर लिखें या आई आर एन लिखें, एन मीन्स न्यूट्रल। तो ये सब इकाई जब हम सिंगल फेज बेसिस पे बात करते हैं ये कहलाती है विद्यार्थियों फेज क्वांटिटी। तो ये तो मतलब था हमारा लाइन और फेज का। इसे लिखना चाहोगे तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहोगे तो ये मैंने नॉर्मली आपको ये बताया है कि भाई 3 फेज सिस्टम का मतलब होता क्या था। हमारे लिए ज़रूरी ये है, एक शब्द होता है जिसे कहते हैं हम लोग फेज कला या फेज सीक्वेंस। देखो फेज सीक्वेंस शब्द बहुत ज़रूरी है, और आजकल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जेईई में एक बार आ चुका, तो वहाँ रिपीट होने का चांस कम है, अभी आप लोगों के पास आ सकता है। देखो फेज सीक्वेंस क्या है, हमने 3 चीज़ें ली है, आर वाई और बी, यानी 3 अलग अलग वायर ले लिए, 3 अलग अलग बाइंडिंग ले ली। अभी बाइंडिंग भी बना के दिखाऊंगा 3 फेज के लिए आपको। तो फेज सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जिस सीक्वेंस में फेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करते हैं वो फेज सीक्वेंस कहलाता है। अब देखो किस प्रकार से हम 2 तरीके से ओरिजिनल फेज सीक्वेंस पढ़ के चलते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव यानी धनात्मक फेज सीक्वेंस, और एक होता है ऋणात्मक फेज सीक्वेंस। तो हमारे पास में हमने कहा जी जो हमारे पास में धनात्मक है, पॉजिटिव ज़्यादा सही लग रहा मुझे, जो हमारे पास पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, अरे इतना तो समझ जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास में 3 अलग अलग फेज दिए हैं जी, आर वाई और बी। अभी हमारा उद्देश्य ये है नहीं कि डिग्री कितना था, 120 था, 90 था, वो कुछ नहीं अभी ध्यान देना, अभी सिर्फ फेज सीक्वेंस पे फोकस करना है। तो जब हम पॉजिटिव यानी कि धनात्मक फेज सीक्वेंस की बात करेंगे तो ओरिजिनली हमने पहले भी बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी जनरेटर है वो सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए डिजाइन है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे लिए जो धनात्मक फेज सीक्वेंस है उसका मतलब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही है। तो हमें ये कहना है कि जिस सीक्वेंस में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एरो लगा लीजिए। अब भाई रेफरेंस हमारी मर्जी, हम आर को रखे, वाई को रखे, बी को रखे, भाई जो रेफरेंस रखेंगे सबसे पहले कहानी वहीं से शुरुआत होती है। हमने कहा जी सबसे पहले हमने आर को रेफरेंस रखा, तो भाई आर सबसे पहले बिजली पैदा करेगा। इसकी कहानी ये है, देखो ये कोई आर्मेचर वाइंडिंग है और ये 3 आपने अलग अलग से
या आपने रखा हुआ कि ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर है, जो भी समझना है। तो अगर ये आर है, ये वाई है और ये बी है, ये यहाँ है भाई, अगर ये पहले इसको काटेगा तो पहले बिजली ये पैदा करेगा। अरे ये तो करेगा, ये घूम के जब यहाँ पहुंचेगा, जब वाई इसको कट करेगा तो वाई बिजली पैदा करेगा, जब बी है तो बी बिजली पैदा कर देगा। अगर लोड होता तो पहले ये बिजली को खपत करता, फिर ये करता, फिर ये करता। तो फेज सीक्वेंस ये बताइए, सबसे पहले आर ने अगर बिजली को पैदा करेगा तो आर की जो मान है वही सबसे पहले अधिकतम मान भी प्राप्त करेगी भाई, जो पहले बिजली बनाएगा। अब घूम के यहाँ पर जो हमने रेफरेंस ले रखा है, इसे कुछ नहीं करना, आपके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इसे घुमाना है। जब आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया इसको तो आपको वाई मिला, वाई तो मिलेगा यार भाई। यहाँ से इसे ऐसे घुमाओ ये एरो, पहले ये कटेगा, फिर यहाँ से ये पहुँचेगा वहाँ वाई, फिर ये घूम के क्या पहुँचेगा बी। तो फेज सीक्वेंस क्या मिल गई, आर वाई और बी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बिजली उत्पन्न आर में हुई, फिर वाई में और फिर बी में हुई। अब जरूरी तो है नहीं कि हमेशा तुम आर को ही रेफरेंस मानो। आपने कहा सर एक काम कर लें क्या, हम वाई को रेफरेंस मान लें, मानो जी। तो भाई अब शुरुआत बिजली पैदा होने की कहाँ से करते, वाई से। पहले वाई आता, फिर वाई पर, जहाँ वाई पर ये डॉट है, ये डॉट लगाया सिर्फ हमने समझने के लिए भाई, इसकी कोई बाकी ऐसे टेक्निकल कहानी नहीं है। फिर ये यहाँ से यहाँ घूम के आएगा बी, फिर यहाँ ये आर वाला घूम के आएगा एंटी क्लॉकवाइज में आर। तो ये मतलब ये आपस में बराबर है, या तो इसे आर वाई बी लिखो या वाई बी आर लिखो। देखो अभी भी वही तो है ये चीज़, आर के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद फिर आर, यही तो है। वाई के बाद वही देखो, वाई के बाद बी, वाई के बाद बी, बी के बाद आर, आर के बाद फिर वही वाई। तो ये और ये बराबर है, बस अंतर क्या है, रेफरेंस यानी शुरुआत कहाँ से है। आपने कहा जी हम तो बी से करके देखेंगे, शुरुआत कर लो जी। तो पहले बी है, फिर आर है और फिर वाई है। तो ये तीनों एक ही है, ये अलग अलग फेज सीक्वेंस नहीं है, ये तीनों एक ही है जिसे हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कहेंगे। बस इनमें अंतर क्या है, एक में आर, एक में वाई, एक में बी को रेफरेंस रखा है। तो ये तीनों हमारे लिए, जैसे आर वाई बी इसे बराबर लिख सकते हो, वाई बी आर इसे बराबर रख सकते हो, ये आपस में बराबर है। हाँ तो कोई नहीं, आप बी को लिख लो। बताइए बी कैसे। हाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो आर है, इसके बाद यही तो घूम के भाई यहाँ आएगा। हाँ हाँ यही तो मैंने वही तो बताया था आपको कि कॉइल यहाँ पे रखी हुई है, फिर ये वाला ही तो घूम के यहाँ आएगा। तो पहले क्या है आर, फिर क्या है वाई, फिर क्या है बी, एंटी क्लॉकवाइज में बात है। हाँ जिस पे रेफरेंस माना है, कौन सा कट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को कई बार एग्जामिनर ये नहीं लिखता कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बताइए। पॉजिटिव फेज सीक्वेंस का ही मतलब जो हमारा धनात्मक फेज सीक्वेंस है, उसी का रियल मतलब एग्जामिनर कई बार सिर्फ ये लिख दे रहा है फेज सीक्वेंस बताइए। तो जब ये एक शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि फेज सीक्वेंस बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको कहना है कि भाई फेज सीक्वेंस का मतलब तो धनात्मक से ही होता है। जैसे अब जो जेईई में पेपर में आया था वो ये सवाल था बेटा, इसलिए क्योंकि इसमें ना तो किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत, बस थोड़ा सा बेसिक जानकारी की ज़रूरत थी। आर बी और वाई भाई ये था, और इसमें पूछा गया था फेज सीक्वेंस बताएं।
फेज सीक्वेंस बताएं। नहीं नहीं, सवाल था ये तो, ये एडजेक्टिव, ये तो फिगर तो सवाल था। तो सवाल के जो ऑप्शन थे वो आर को रेफरेंस मानकर 4 ऑप्शन लिखे गए थे। भाई हमने क्या, आर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हमारा काम, तो सीधे सीधे है। आर की जगह पर क्या पहुंचा बाद में, बी, फिर क्या पहुंचेगा वाई। ये लीजिए, कभी गलत नहीं होना चाहिए। आगे फ्री का नंबर और क्या, ठीक है जी। अब इसकी परिभाषा भी, जैसे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिखा है तो एक लाइन जरूर लिखिएगा। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जिस सीक्वेंस में फेज अपनी मैक्सिमम मान प्राप्त करते हैं वह पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है जी। 4 ऑप्शन देख के पता चल जाएगा सही कौन सा है, गलत कौन सा है। मतलब इसमें अगर ये ऑप्शन एक लिख दिया ना, हाँ फेज सीक्वेंस बताओ तो मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, और निगेटिव पूछ रहा है तो लिखेगा निगेटिव फेज सीक्वेंस बताइए, सवाल पूछेगा। ये रमेश सिंह चौहान जी है, ये कह रहे यूपीपीएसएल TG2 की क्लासेस नहीं ले रहे हैं सर। प्लीज कुछ बताए सर मेरे प्रिय इलेक्ट्रिकल के बेस्ट टीचर। अभी इसने डांट खाने से पहले मेरी तारीफ कर दी। पता नहीं ये ऐसे नमूने मतलब है क्या, बच्चे समझ में नहीं आता यार कि ये क्लास कौन सा नासा पे भेजने की भाई तुम्हें, कि एलियन को खोज में भेजूंगा मैं तुम्हें। हाँ, कोई एलियन की खोज थोड़ा ही करवाने तुमसे। थोड़ा सा अगर जल्दी से लिख लेंगे तो शायद आज ही निपट जाइए। यार बाल मुकुंद जी, कल आपने हमें धोखा दे दिया, हमने तो क्लास यहाँ लगाई और तुम लोग आए नहीं, बताए नहीं थे। इसमें कौन सा है, ढोल ढाल लेके भेजना था इनवाइट करके। नहीं नहीं, क्लास का अगर शेड्यूल लगा है तो मतलब क्लास होगी। नहीं 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 नहीं, उसके वो तो पहले से वो था ना कि इसमें सैटरडे को नया चैनल लॉन्च करेंगे। रमेश जी आप कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा, आपको क्या जवाब दूँ। ये पता नहीं कौन सी 137 वीडियो की बात कर रहा है।
पता नहीं भाई, ये हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है भाई। आज ये बच्चे तो इसलिए मेरी बुराई करते हैं बेचारों को, इन्हें फोल्डर ही समझ में नहीं आते। पढ़ना क्या है, मैं रात दिन मेहनत पे लगा हुआ, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि चल क्या रहा है, जब क्लास ही नहीं देखते। देखे तो पता चले। क्यों भाई अरुण जी, जब क्लास रेगुलर रहे तो पता भी चले मेहनत कौन कर रहा नहीं कर रहा। अर्चना बेटा हमने तो सही लिखा है, अब आपने कुछ गलत पढ़ रहे हो तो वो आपकी गलती है, हमने तो रेजोनेंस सही पढ़ाया। अब देख फिर वही भावनाओं में बह रहा। 3 फेज मोटर कौन सी? 3 फेज तो बहुत सारी है, कौन सी? 3 फेज इंडक्शन मोटर के बाहर के 2 तार बदल दो, चलने की दिशा विपरीत हो जाएगी। इसका ही तो मतलब है फेज सीक्वेंस बदल देना। ठीक है जी, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कोई भी 2 तार बदल दीजिए तो फेज सीक्वेंस हो जाती है उल्टा, जिसकी वजह से चलने की दिशा विपरीत हो जाती है। अच्छा जी, ये लिख लिया आपने? अच्छा, तो बस एक छोटा सा कष्ट यहीं करो, ये मामला इसी पेज पे निमट जाए। एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस, जब हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो भाई अगर हमें ये पता चल जाए तो नेगेटिव तो हम आसानी से कर लेंगे कि भाई छोटो क्या करें अब इसमें, बस हो गया और क्या। अगर जबकि ये एक अनबैलेंस कंडीशन होती है, मतलब पॉजिटिव हमारी वर्किंग कंडीशन है, ये भाई आर है, ये वाई है और ये बी है, तो उसमें क्या था एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसमें क्या है बस। तो इसका मतलब क्या है, घड़ी के चलने की दिशा में तो चलो जी, अगर मैं आर को रेफरेंस मान के चलता हूँ बेटा तो हम क्या लिखते? हाँ भाई दोस्त, क्या लिखते इसमें? क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। हाँ यस, भाई बात को पकड़ गया तो। और इसे ही हम बराबर लिख सकते हैं, यदि हम y को रेफरेंस लें तो पहले y आएगा, फिर r आएगा, फिर b आएगा। यदि हम b को लें तो b, y और r, ये तीनों हमारे एक ही है। ये क्या है? ऋणात्मक फेज सीक्वेंस। देखो तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि रटो मत, समझो। एक बच्ची है, उसने लिखा हुआ है कि सर रेजोनेंस में लीडिंग ओमेगा ग्रेटर देन पे लीडिंग है। उसने वो पैरेलल पढ़ा और मतलब पॉइंट पैरेलल का पढ़ लिया और देख लिया सीरीज वाला। अरे रमेश जी, अब मेरी बात सुन लो, मैं तब से इग्नोर कर रहा था, तुम हो गए पागल। ठीक है, तुम्हें ना पढ़ना ना लिखना। 137 वीडियो जो फोल्डर चल रहा है ऑफलाइन वाला, इसको फॉलो करिए।
अरे क्या उसी फोल्डर में वीडियो अपलोड करनी जरूरी है? तुम्हें कोर्स से मतलब है कि नहीं? अलग ही थ्योरी चल रही तेरी। जब क्लास करनी ही नहीं है, अब मैं लगभग 12-15 दिन हो गए होंगे इसमें क्लास लेते हुए, 15 दिन, 15 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। 7वां चैप्टर है आज, 8वां ये 9वां चैप्टर चल रहा है ये। पढ़ ले यार शांति से। और सब में मेरे हिसाब से 1 घंटा 40 मिनट की क्लास तो है ही इसमें। मतलब अगर 30 क्लास होगी होंगी तो 30 का मतलब है 60 क्लास नॉर्मल इसके हिसाब से। घड़ी के चलने की दिशा ये हो गया निगेटिव। इसमें ज़्यादातर फिर भी कहूँगा संभावना इसी की पेपर में रिपीट होने की, ये वाले की, क्योंकि डेल्टा वाला थोड़ा देखने में बच्चे को समझने में दिक्कत हो जाती है और ये पेपर में आ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। चलो भाई आगे बढ़े। चले उड़ा दिया इसने तुझे बैठे बैठे। सही बात है। चलो लिखेंगे जरा। 3 फेज सिस्टम के 3 फेज सिस्टम के सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में फायदे। वैसे आजकल जमाना ओवर हो गया भाई इसका, किस तरह के सवाल आए। थ्री फेज सिस्टम के सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में फायदे। चलिए भाई, सबसे पहला जो फायदा है ये होता है कि शक्ति रेटिंग, अरे कम होगी ज़्यादा, शक्ति रेटिंग यस ज़्यादा होती है। देखो फायदे की जब बात करें तो याद रखना, जब हम सिंगल फेज सिस्टम की बात करते हैं तो सिंगल फेज सिस्टम में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है और 3 फेज सिस्टम में कंपन कम होता है, क्योंकि 3 फेज सिस्टम में, सिंगल फेज सिस्टम में एक 2 गुना आवृत्ति वाला भाग होता है, लेकिन 3 फेज में वो नहीं होता। तो जब हम बात करते हैं सिंगल और 3 फेज में, तो ये 3 फेज सिस्टम में लिखिएगा, इसमें कंपन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बेटा वाइब्रेशन, इसमें कंपन या वाइब्रेशन बहुत कम होता है। हाँ नहीं, आवृत्ति कम नहीं होती। देखो ये होता है, जब हम सिंगल फेज में V और I लिखते हैं ना, इंस्टेंटेनियस पावर, तो हम Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी, जैसे फेज एंगल है फाई, तो हम ये हल करते हैं इसको, तो हमें एक टर्म जो मिलेगा, एक तो ओमेगा टी का टर्म मिलता है और इसमें एक हिस्सा हमें 2 ओमेगा टी वाला मिलता है। तो ये जिम्मेदार है डबल फ्रीक्वेंसी कंटेंट, ये जिम्मेदार है कंपन के लिए। 3 फेज में ये कैंसिल हो जाता है, तो 3 फेज में सिर्फ हमें यही मात्र मिलता है, इसकी वजह से कंपन कम होता है। 3 फेज सिस्टम में कंपन कम होता है। फिर लिखेंगे 3 फेज
मोटर का साइज समान रेटिंग के लिए सिंगल फेज मोटर से ज़्यादा होता है या कम? कम होता है। फिर ये है 3 फेज मोटर की कीमत समान रेटिंग के लिए सिंगल फेज मोटर से कम होती है। चलो यार, एक तो आप लोग भी बताओ, ये तो नॉर्मल हम लिख रहे हैं, ये किताब वाले भी नहीं है, तो नॉर्मल हमारे जो हमें नॉर्मल पता होने चाहिए, हम तो वही बिंदु बात कर रहे हैं। बताइए जी, क्या लिखे हैं? हाँ, ये लिखेंगे कि 3 फेज मोटर स्वचालित बनाए जा सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट। भाई जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, लेकिन सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ये सेल्फ स्टार्ट ही नहीं है भाई। देखो जी, 3 फेज सप्लाई ज़्यादा स्टेबल होती है, वैसे भी भरोसेमंद भी होती है बेटा। जैसे सिंगल फेज है, खराब हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया। यदि आपके पास में 3 फेज सप्लाई अवेलेबल है, तो आप किसी दूसरे फेज और न्यूट्रल के सहारे भी काम चला सकते हो। अर्चना जी, सीरीज में ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट लीडिंग होता है, पैरेलल में लैगिंग होता है। बड़े अच्छे से बेटा एक्सप्लेन करके ग्राफ बनवा के लिखवाया है, प्लीज पढ़ लो उसको। ठीक है भाई, लिख लिए सब? देखो जी, हम बात कर रहे थे अभी कुछ इस 3 फेज सिस्टम की व्यवस्था के। मान लिया मेरे पास में 3 फेज RYB या ABC, जो मर्जी रखें, ये हमने दिखाई है भैया, यहाँ जो डॉट डॉट है ये है आर्मेचर वाइंडिंग। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा आर है, ठीक है भाई। अब इससे 120 डिग्री पर ये क्या है जी, वाई है। इससे 120 डिग्री पर ये बी है।
और यहाँ से 120 डिग्री पर ये फिर से आर है। तो तीनों फेज में कितना डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है? 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट। भाई याद रखिएगा कि तीन फेज या उससे ज़्यादा पर ही फेज डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 2π/n फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। कभी आप 2 के लिए भी लगा दो। n का मतलब नंबर ऑफ फेज है, फेज की संख्या। तो 3 है तो n का मान कितना रखा? 3, 120। 4 है तो डिवाइड बाई 4, 5 है तो डिवाइड बाई 5। इस तरह से 2 के लिए लागू नहीं कर सकते। 2 के लिए कितना है? 90 डिग्री। 2 फेज के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो मात्र कितना है? 90 डिग्री है। हाँ तो आने दो, क्या दिक्कत है? 4 भाई 2 का ही तो एक मॉडिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, है? मैं कह तो रहा हूँ 2π/n लगाइए। जितने भी नंबर ऑफ फेज है 3 फेज से ज़्यादा पर सब पे लागू है, चाहे 5 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए। 2 को छोड़ के तो 4 नम 36 होते हैं यार, 90 आ गया, सीधी सीधी बात है, 90 ही आएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो जी, जो मैंने ये बनाया है, मान लिया मैं आपको ये कहूँ कि ये A है, ये हिस्सा इसी का कहलाता है A', क्योंकि जब हम बाइंडिंग करते हैं एक तरफ से तार को अंदर भेजते हैं और दूसरी तरफ से तार को बाहर निकालते हैं, तो ये A और A' ये एक ही फेज है R। ठीक है भाई, कभी तुम इसे सोचो तो 6 फेज बन गया। एक वाइंडिंग के तार को अंदर भेजना है, एक वाइंडिंग के तार को बाहर लेना है, बस ये इतना बताता है। जैसे हमने यहाँ क्रॉस बनाया, मान लिया मैं चलो B लिख दूँ, इसका नाम ये B है तो ये B' है, तो ये कुछ अलग नहीं है। हमने जब Y के लिए बाइंडिंग किए तो यहाँ से तार को अंदर भेजा और यहाँ से निकाला। इसी प्रकार से अगर ये C है तो ये फिर C' है। तो ये A' B C दिखने में तुमने गिने कितनी लाइन है? ये 6 है। ये 6 फेज नहीं है, ये 3 फेज है। क्रॉस का मतलब अभी चुंबकत्व जब हम सीखेंगे, इस क्रॉस का मतलब धारा का अंदर जाना होगा और डॉट का मतलब बाहर आना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने वाइंडिंग कुल मिला के ये करी है कि भाई वाइंडिंग यहाँ से अंदर है, यहाँ से बाहर है, इस तरह से वाइंडिंग को लपेटा है। तो ये 3 फेज सिस्टम की एक व्यवस्था होती है जिसके हिसाब से हम जनरेटर या फिर 3 फेज मोटर की वाइंडिंग को करते हैं। बनाओ इसे, जल्दी जल्दी बनाओ फिर। देख ले भाई,
आजकल जो मेरी क्लास हो रही थी ना मॉर्निंग में, तो मैंने शाम को 6 बजे शिफ्ट की है, मतलब एप्लीकेशन वाली है। तो कभी कभी बीच में मान लिया कोई टॉपिक छोटा मोटा होगा, तो उसके लिए मैं आपको फिर सुबह 6 बजे बुला लूँगा, ताकि 1 घंटे में कोई टॉपिक ख़त्म हो जाए। चलिए जी नेक्स्ट। अभी बैलेंस या संतुलित होने की शर्त पर अभी चलेंगे जी। ये आर है भाई, ये वाई है, ये बी है, ये 120 डिग्री है ना, ना बातें नहीं हो गए 120। शाबाश भाई। इसमें ऐसा करते हैं, इसमें जो धारा है वो आई आर है, इसमें धारा है वो आई वाई है, इसमें धारा है वो आई बी है। यार इतना तो आप समझने लगे होंगे कि अब स्मॉल का मतलब मेरा इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मान से होता है ना। और ये जो वी आर है वो वोल्टेज है वी वाई, और इसमें वोल्टेज है हमारी वी बी। लिख दी भाई हमने। भाई धारा होगी वोल्टेज होगी दोनों में, ये लिख दिया हमने। देखो अगर हम आर को रेफरेंस लेकर चलें, यदि हम आर को रेफरेंस मानकर चलते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं क्या भाई कि आई आर बराबर में आई आर इसकी कैपिटल मान, अरे ये आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अगर रेफरेंस पर होता है तो क्या मेरे बच्चों मैं लिख सकता हूं, रेफरेंस को हम ओमेगा टी से तो लिखते थे। अब ये बताइए आई वाई बराबर में आई वाई एम, ये बताओ आई आर से आई वाई 120 डिग्री पीछे है जी। तो हम क्या लिखे इसे, साइन माइनस के 100 लिख सकते भाई। आई बी बराबर में आई बी एम साइन, भाई अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में देखो 120 और 120 240, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देखता तो 220 पीछे, और अगर मैं विद्यार्थियों ये क्लॉकवाइज यहां से देख लेता तो भाई 120 आगे। यार अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज में देखता हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज में जो पीछे है उसमें माइनस लगाना पड़ता, और अगर मैं इस तरफ से देखूं, भाई ये भी तो सही है, अगर मैं क्लॉकवाइज में इस तरफ से देखूं आगे क्या मिला मुझे, एंटी क्लॉकवाइज में आगे क्या मिल रहा है इस तरफ से आई बी, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, मान दोनों का एक ही होता है ना, साइन ओमेगा टी प्लस में 120। भाई ये 240 है, ठीक है। अगर हम आर वाई, अगर हम इस तरफ देखें, इस एंगल के हिसाब से देखें, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये पीछे चल रहा है, तो मैं यहाँ माइनस 240 लिखूंगा। 240 ये है, ये कितना है 120। अगर मैं इस तरफ से देखूं तो आगे क्या हुआ, ये आगे है, तो मैं प्लस 120 लिख सकता हूं। तो या तो माइनस के 240 लिखो या प्लस के 120 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। आप मान लगा के सॉल्व करके देखोगे तब भी यही मतलब आना है, दोनों का कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से हम वोल्टेज को भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा
कि जी वी आर बराबर में क्या लिखे, तो वी आर एम साइन ओमेगा टी, समीकरण हो गई जी वी वाई है, तो वी वाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और बेटा वी बी है तो वी बी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, ये ले लिया हमने छठा। इसमें भी सेम, या तो प्लस लिख लो या माइनस 240 या प्लस के 120। तो थ्री फेज सिस्टम को लिखने का जो तरीका अभी हमने देखा है, ये करंट और ये वोल्टेज को लिखने का तरीका है, क्योंकि प्रत्येक फेज 120 डिग्री एंगल पर स्थित होता है। अब लिखिए जरा थ्री फेज सिस्टम के, थ्री फेज सिस्टम में संतुलित होने की शर्त। चलिए जी, संतुलित होने की शर्त लिखते हैं, बनाओ इन दोनों को। ये तो यही चला रहा है पीछे से, जो ये बताया था तुम्हें ना थोड़ा सा। भैया टाइम चेंज होता है तो ऑफलाइन वाले नहीं, ऑनलाइन लाइव क्लास में ही बोलता हूँ कि कल इतने बजे आना, शाम को आना है। परेशान आत्माएं सारे ही है, पढ़ना है नहीं, बस लगे रहना है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ जब क्लास ही नहीं देखते। एक लड़का और आया था जो उधर बैठा था ना, तो बोला कि सर अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, जब भर्ती आएगी, कल परसों आया था। हाँ तो ना, वो तो कह रहा है कि सर अब मैं तभी करूँगा, रूम पे ही रहता होगा, फिर तभी करूँगा जब भर्ती आ जाएगी। सर भर्ती आएगी तभी। अच्छा नहीं नहीं, मुझे तो सुनील सर बता रहे थे कि वो ये कह रहा था कि हाँ एक और भी आया था बच्चा ना, तो ये एक नहीं, एक लड़का और भी आया था जो ये भी कह रहा था कि मुझे, उधर ही बैठा था वो, जेई की तैयारी करनी। अच्छा तुम्हारे साथ रहता था। नौकरी के लिए? अच्छा फ्लक्चुएशन माइंड तो दिक्कत करेगा ये। देखो एक बच्चा रहेगा, रिएक्टिव पावर की वैल्यू 0.6 कैसे आती है। ये सब अजीब अजीब किताबों से प्रताड़ित है बेचारे, इनकी भी गलती नहीं है। रिएक्टिव पावर कौन सा स्टैंडर्ड मान है कि 0.6 आए मान।
पूछ रहा होगा रिएक्टिव पावर फैक्टर। हाँ और मैं बोलता हूँ सब चीज़ें छोड़ के एक बार सुन लो ध्यान से। हाँ उसमें 0.6 बनता है। चलो लिखें फिर। देखो भाई पहली जो शर्त है, प्रत्येक फेज एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट या फेज कोण रखता है। डिस्प्लेसमेंट रखता है, जो कि हमने अभी लिखा है। ये चित्र भी बनाते चले साथ साथ में। जैसे हम आर वाई बी लिख रहे हैं तो 120 डिग्री कितने हैं जी, 120 डिग्री पर है। प्रत्येक फेज एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट रखता है। देखो भाई बहुत ही जरूरी बिंदु है। नहीं बनाएंगे अब तक, थोड़ा सा देख लो इसे, बाद में लिख लेना, बहुत खास है ये पॉइंट। प्रत्येक फेज में धारा का मान, प्रत्येक फेज में धारा का मान बराबर होता है। मान का मतलब है मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई आर, तो भैया ये आई वाई के भी बराबर है और आई पी के भी बराबर है। एक में अगर 5 एम्पियर है तो सब में कितना है, लेकिन बीच में कोण कितना, 120 डिग्री। तो इसे लिखते हैं हम लोग, फेज धारा की बात करें तो भाई आई पी, पी मतलब फेज, आई मतलब धारा हो गई। तीसरा बिंदु है प्रत्येक फेज में वोल्टेज का मान बराबर होता है। जैसे हमने लिखा वी आर में, तो वही मान होगा बेटा वी वाई में, और वही मान होगा वी बी में, और इसे क्या लिखेंगे, वी पी। प्रत्येक फेज में वोल्टेज का मान भी बराबर होगा। एक में 200 वोल्ट है तो दूसरे में भी 200 वोल्ट है, तीसरे में भी, लेकिन कोण कितना है, 120 डिग्री पर स्थित है। देखो जी, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कई बार याद रखिए, आई आर के साथ एन दे दिया जाएगा या वाई के साथ एन, तो इस एन का कोई मतलब नहीं। ये एन मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल, यानी एक ही फेज है। तो जब भी आई आर एन लिखा जाएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये फेज धारा की ही जिक्र कर रहा है या फेज वोल्टेज का ही जिक्र कर रहा है। नेक्स्ट है जी नंबर 4 पर, लाइन धारा सभी कॉम्बिनेशन में समान रहती है। जैसे मेरा मतलब ये है, लाइन मतलब जब भी मैं दो फेज की आपस में बात करूंगा, मैंने सबसे पहले बना के दिखाया था, आई आर वाई
IBY IBR, ये इस तरह से। तो ये IL, तो लाइन में एक में अगर 5 एम्पियर आया तो सबके लाइन कॉम्बिनेशन में 5 ही एम्पियर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है लाइन वोल्टेज के सभी कॉम्बिनेशन में लाइन वोल्टेज सभी कॉम्बिनेशन में समान, लाइन धारा सभी कॉम्बिनेशन में समान मान रखती है। जैसे VRY लिखा, YB लिखा, ये किसके बराबर है? VL के बराबर। मतलब लाइन भी हमें एक में का मान निकालना है, वही मान सारे कॉम्बिनेशन में होता है। पहले इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। भाई फर्जी किताब ना पढ़ो। ये कह रहा है कि किताब में लिख रखा है एक्टिव पावर का मान 0.5 रहता है और रिएक्टिव पावर का मान 0.6 रहता है। तो भगवान ही मालिक है भाई। कई बार लिखता भी तो सही है लेकिन बच्चा पकड़ ही नहीं पाता कि वो क्या लिख रहा है। किताब की गलती थोड़ा ही है। अरे भाई ये स्टैंडर्ड नहीं होता, ये सर्किट पैरामीटर पे निर्भर करता है। VI के मान बदलते जाएंगे तो ये सब बदलते चले जाएंगे। अब पता नहीं तुम क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो ढंग से चैप्टर 1 से, या किताब पढ़ रहे हो तो फिर मेरे से ना पूछो भाई, पढ़ लो जो पढ़ रहे हो, तुम्हारी मर्जी। नहीं बताओ, एक्टिव अगर 0.5 स्टैंडर्ड होगी तो फिर पढ़ क्यों रहे? ये तो सारी कहानी हल होगी। नहीं, जब टॉपिक ये चल रहा था तब पूछा भी तो नहीं कुछ। जब पढ़ाई नहीं, अब तक लेक्चर देखा ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक क्लास 1 भी देखी ही नहीं, जो अपनी कोई, जैसे बता तो रहे थे एक दिन, रुकमणी की किताब उठा ली। अब किताब में गलत नहीं होगा, उसने बेचारे ने कुछ अलग से शर्त समझाई होगी, लेकिन वो भाई ने ना ढंग से किताब पढ़ी ना ढंग से लेक्चर सुने, अपना कुछ भी वो लिखे जा रहा है कि बताओ सर ये कैसे आया। अब भाई मैं क्या पैदा कर दूं कि भाई कहाँ से 0.5 आया? भाई किताब वाले से पूछो, नंबर दे रखा होगा उस पर मेल करो। ITI की ज़्यादा नहीं, मार्केट में 50 किताबें तो अलग अलग राइटर की अवेलेबल है। किताब में बहुत कम गलत होता है। किताब में राइटर ज़्यादातर कोशिश सही लिखने की करता है, लेकिन उसे सही तरीके से बच्चा पढ़ता भी कहाँ है। हाँ, तो वो वही ना, कोई शर्त लिख रहा होगा बेचारा, कोई सवाल होगा उसमें निकाला होगा उसने मान कोई कंडीशन होगी ऐसी जिसमें ये मान आया होगा, उसने भाई ने उसी को स्टैंडर्ड मान के अपना चल रहा है। फिर तो न्यूमेरिकल करने का कोई मतलब ही नहीं। एक बार जब रटवा दिया एक्टिव पावर ये, फिर सवाल बनेगा, फिर तो सबका मान वही है। मतलब ये पंखा चलेगा तब भी एक्टिव पावर वही है, ये AC चलेगा तब भी एक्टिव पावर ये है, तो बिजली का बिल तो फिर फिक्स है 0.5 के हिसाब से बना के भेजो भाई।
चले फिर आगे बढ़े भाई, ने बाल मुकुंद जी संभाल सकते हैं बस। चलिए जी, कितने हो गए थे प्यारे? 5। चलो, प्रत्येक फेज में प्रतिरोध, प्रतिघात व प्रतिबाधा का मान बराबर होता है। प्रत्येक फेज में प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा का जो मान है वो बराबर होता है। देखो, कहने का सिर्फ ये मतलब है अगर R यहाँ है तो यहाँ भी R होगा, ये भी R होगा। अगर X यहाँ है तो ये भी X होगा, ये भी X होगा। बैलेंस की बात है, ये Z है तो यहाँ भी Z है और यहाँ भी Z है। मतलब प्रत्येक फेज में प्रतिरोध, यार सोचने की बात है, जब बराबर होंगे तभी तो धारा का बंटवारा बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, नहीं नहीं, प्रतिघात लिखा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस कुछ भी हो, मतलब रिजल्टेंट प्रतिघात बराबर आना चाहिए। प्रत्येक फेज में फेज कोण बराबर होता है। फेज एंगल कितना है भाई? अबे 120 नहीं है, वो तो प्रत्येक में प्रत्येक फेज से था। ये लिख रहा प्रत्येक फेज में फेज कोण बराबर होता है। जबरदस्ती, अरे डिपेंड करेगा जो आपने बाइंडिंग बनाई है। कहने का तात्पर्य ये है, मान लिया ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो इस वोल्टेज और करंट के बीच यदि यहाँ 30 डिग्री है, उदाहरण है ये, कभी स्टैंडर्ड मान लो उस बच्चे की तरह की 0.5, तो फिर यहाँ भी 30 आना चाहिए और यहाँ भी, यानी इस वोल्टेज और करंट के बीच भी 30, इस वोल्टेज और करंट के बीच भी 30। तो हम 30 नहीं लिखते भाई, कभी लेने के देने पड़ जाए, हम 5 लिख लेते हैं। ये 5 और ये 5 किसके बीच है? जैसे यहाँ y था तो VY और IR, VB और IB, हाँ IY। सबसे महत्वपूर्ण शर्त, सर मैं जयपुर से हूँ और आपके ऑफलाइन बैच में कितना पैसा लगेगा? भाई जयपुर से यहाँ तक जितना किराया है ना, जयपुर से यहाँ तक आने का और जाने का जितना किराया लगेगा वही तेरी फीस है बस। अरे वो तो महान अध्यापक है यार, हम उनके बराबर कहाँ भाई। जीवन में हमेशा अध्यापक कोई भी हो, हमने ये सीखा है कि हम उसे प्रणाम भी करते हैं और हम उसका पूरा मान सम्मान भी करते हैं। हम उन अध्यापकों में से नहीं है भाई जो एक दूसरे की बुराई करें। सबने जीवन में अपने मेहनत की है, सब अपनी मेहनत को रंग दे रहे भाई।
हाँ बहुत अच्छे अध्यापक है वो ना। कहते हैं किसी मेरी तुलना किसी अध्यापक से मत करो। हाँ खान सर के ऊपर ठीक, खान सर के ऊपर लगा रखा, कहता है कि मेरी तुलना खान सर से मत करो, और कोई मुझे एक अध्यापक भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मैं भी सही उससे बात। पढ़ा दिया। और अगर तुलना मतलब अगर कर रहे हो तो अध्यापक की किताब से मत करो, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तुलना करना तो अगर किसी से अलग से करो। सही बात है, तुलना करना भी है। और हमेशा जो भी इस क्षेत्र में है, देखो 99% अध्यापक अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। सभी अपना प्रयास करते हैं, सभी अपनी मेहनत करते हैं, सभी अपनी मेहनत के दम पे यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। एक अध्यापक है, नाम तो नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा, वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ाते हैं, या तो अनअकैडमी या बायजूस, आई थिंक बायजूस के साथ पढ़ाते हैं वो, जेई वाले बच्चों को, इलेक्ट्रिकल के। तो मेरे विद्यार्थी ने एक छोटी सी क्लिप मुझे भेजी, तो वो क्लास शुरू करते ही बोल रहे हैं, किसी बच्चे ने लिखा होगा मेरा नाम। अब जेई में इलेक्ट्रिकल में कोई मुझे चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे अध्यापक हो या बच्चा हो। तो उसने बच्चे ने नीचे कुछ लिखा होगा। वैसे मैं अपने बच्चों को यूट्यूब पे भी बहुत बहुत सलाह मशवरा देता हूँ कि कहीं दूसरी जगह जाके गंद मत मचाओ। अगर दूसरा लोग पढ़ा रहा है, शांति से सीखो चीज़ें। अगर वो फ्री में मिल रहा है तो समेटने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है रास्ते से। मतलब दूसरे अध्यापक ने कहा कि आज नींबू में पानी डाल के पियो, तीसरे ने कहा नहीं नमक भी डाल दो, नहीं चीनी भी डाल दो, फिर कहा कि थोड़ा दाल भी बनाई हो तो वो भी घोल दो, तो वो फिर ऐसी चीज़ मसाला बन जाएगा शाम तक जो खाने के लायक भी नहीं बचेगा। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर अच्छी चीज़ें कोई बता रहा है तो एक्सेप्ट करिए, उसको सीख लो। मैं तो खुद ही बोलता हूँ बच्चों को अपने। तो किसी बच्चे ने जब नीचे कुछ लिखा तो वो तुरंत भड़क गए। उन्होंने लिखा कि अगर कोई देहरादून वाले रमन सर का कोई यहाँ फ़ैन है तो वहाँ जल्दी से भागे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो वो क्लिप भेजी हुई थी एक बच्चे ने। है नहीं मज़ेदार चीज़? लेकिन मज़ेदार चीज़ अब है, अब जो बताऊँगा। हाँ नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 दिन के बाद में, देखो तुम 1 मिनट में दिखाई, एक लड़का था सर, वो बोला था पहले हम सर को फॉलो नहीं करते थे, सर हम रात में क्लास लगाए थे जेई वाला, तो बोला ट्यूशन इतना बेहतरीन बेहतरीन सर डाले हम ना चाहते हुए भी देख रहे हैं। तो जब वो इंसिडेंट हुआ, ये 24 मार्च 2022 की बात है, इसके जस्ट बाद इनका रिज्यूमे मुझे आया कि आई वांट ज्वाइन डीएडी ऑनलाइन क्लासेस। जब उन्होंने वो वीडियो दे दी और मुझे मैसेज किया कि मेरा प्लान ऐसा है कि पूरे इंडिया में सिर्फ ईएडी का नाम हो एई और जेई के लिए, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर काम करने का इच्छुक हूँ, कृपया मुझे एक चांस दें। जो एकेडमी वाले थे उसको जो वो बोल रहे थे, तो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था, मैंने कहा ना चाह के भी तुम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कभी किसी के लिए भी बच्चे को ना मोटिवेट किया कि तुम दूसरे को कुछ बोलो, और ना भविष्य में करूँगा। हमेशा याद है, ऊपर वाला एक एक चीज़ कैलकुलेशन करता है, आपके मेहनत का, आपके मान सम्मान का, एक एक चीज़ का काउंट करता है। तो इसलिए अपने आप को भविष्य में ऐसा बनाना नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाना है। और मैंने बड़े प्यार से उन्हें बोला कि सर डेफिनेटली हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को जो भी होगा आपके सामने रखते हैं। इसके बाद वो मैंने बात करी उनसे, लगभग 1 घंटा जूम एप्लीकेशन में मेरी बात हुई। उसके बाद वो थोड़ा बिजी थे तो वो आ नहीं सकते थे देहरादून। मैंने कहा सर काम तो तभी होता है जब साथ में बैठे हो, अब ऑनलाइन में ऐसे मज़ा कहाँ है यार, काम की जो क्या प्लानिंग है वो हो नहीं पाएगी। तो मैंने कहा जब आपका मन हो, फ्री हो, तब आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा जैसे आपने बोला कि हर एक अध्यापक, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे अमेरिका में पढ़ा रहा हो, अच्छी चीज़ें सबके
सीखने का प्रयास करिए, लेकिन अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। दूसरे ने सवाल का उत्तर ये दिया, उसे समझने की कोशिश करो, हो सकता है कोई और रियल फैक्ट बता रहा हो। और कभी दूसरे चैनल पे जाके गंद मचाने की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती ये सर अच्छे पढ़ाते हैं वो बेकार। सबसे घटिया कमेंट यही होता है। मतलब कोई अगर मेरा भी बच्चा जाके दूसरे चैनल पे बोले कि रमन सर बेस्ट और ये सब लिखे ना, तो मैं खुद भी डांट फटकार लगाऊं इसे। इसका मतलब तो हमारे संस्कार इतने घटिया रहेंगे भाई। सिंपल एक वीडियो शेयर करने की बात है तो चैनल पे ज़बरदस्ती खिचड़ी मत पकाओ। जो ग्रुप है करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। वैसे भी शेयर वेयर करने का मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा फोकस रहता नहीं। करेगा तब ठीक, नहीं करेगा तब ठीक। एक ना एक दिन कंटेंट में जब दम होगा कोई ना कोई क्लिक करेगा, देखेगा, वो अपने आप जुड़ेगा। जैसे उसने कहा कि सवाल बढ़िया रहते हैं तो बच्चा देखेगा ही। इंटरेस्टिंग ये है 8th नंबर की कंडीशन कि बैलेंस 3 फेज सिस्टम में देखो न्यूट्रल में शून्य धारा बहती है। देखो न्यूट्रल में ये तो लिख दिया शून्य धारा बहती है, लेकिन शर्त एक और थी, न्यूट्रल में शून्य विभव होता है। तो देखो न्यूट्रल में जब हमने कहा IN का मान भी 0, VN का मान भी 0, तो हमने पावर या शक्ति निकाली कितनी? तो न्यूट्रल में शक्ति कुछ है नहीं। मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं, और ये शर्त भी हमारे बहुत कम आएगी। इसीलिए जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल को एक नाम दिया जाता है जीरो पावर बस, जिसे शॉर्ट में ZPB भी लिखा जाता है। कई बार आ गया कि ZPB से आप क्या समझते हैं, जीरो पावर बस भी है, या ZPB किसे कहा जाता है। ITA में तो खास कर ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए लिखिए, ये बैलेंस होने की हमारे शर्त थी, खत्म करिएगा। लिख लिया? चलो जी, फिर आते हैं स्टार और डेल्टा। अब देखो चॉइस आपकी है, ये बताओ फिर स्टार डेल्टा में डायरेक्ट लिखा के काम चल जाएगा या फिर छोटे से डेरिवेशन भी करा दूं? डायरेक्ट लिखा दें? हैं? 3 फेज सिस्टम है, चलो। अरे ले, कोई टेंशन नहीं। तो इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले कहीं किसी से कुछ परमिशन थोड़ा ही लेनी भाई। वैसे तो मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए पूछ लिया था, कराना तो मुझे पूरा ही था, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। आगे बढ़े। चलो जी, फिर लिखो स्टार कनेक्शन। क्या होगा खत्म? क्या होगा खत्म? सिलेंडर? हिमांशु कब तक आएगा ये? इतने दिन में तो नामकरण का दूसरे बच्चे की तैयारी हो जाए। हाँ यार, अजीब, मतलब जबरदस्ती की छुट्टी ले रखी है। कौन? नहीं नहीं, वो उधर गया है, उसके भैया जॉब करते हैं ना यहाँ।
नहीं नहीं, रिमांड पे नहीं, ये तो कल जेई वाले बच्चों को मैं फटकार लगा रहा था। अभी 12 बच्चे डेली एब्सेंट रहते हैं जेई में, टोटल ये 80 दबा हुआ है, और क्लास में मुझे बैठे मिलता ही है 70-72, 12-15 डेली एब्सेंट है इनमें। तो मैं बता रहा था हैं, मौर्य जी भी अपना कुछ गए होंगे बच्चों की तलाश में। तो ये बोल रहा था मैंने कहा आजकल बच्चों की हालत ये है, मैं एक को तो मना भी करी, इसे मैं मनाही तो करी, मैं छोड़ दे क्या जाना अपना, वैसे ही यही खा लेना जो राशन तोड़ना तुझे। नहीं जी जाना जरूर है सर। तो जे वालों को बोल रहा था मैं, वो इसका नाम थोड़ा लिया, उदाहरण दे रहा था तो मैंने कहा ऐसे ऐसे नामकरण कर रहे, छुट्टी कर रहे, चलो फिर बनाओ इसे फटाफट से। अच्छा ये बताओ फंडामेंटल ऑफ एसी याद है कुछ या भूल भाल गए? थोड़ा थोड़ा। अच्छा तो पढ़ के फायदा क्या हुआ भाई? देखो जी, हमने ये आर और बेटा ये जे एक्सएल, कुल मिलाकर यहाँ जो इम्पीडेंस है बेटा ये जेड फाई है, यहाँ भी प्यारे बच्चों जेड फाई है और यहाँ भी जेड फाई है। ये आर है, ये वाई है और ये पी है, ठीक है। इसमें हमने कहा कि ये करंट आई आर है, करंट आई वाई है, करंट आई बी है। अच्छा ये वाला जो फेज है हमने माना जी इसमें वी आर है वोल्टेज है जी, इसमें वी वाई है और इसमें वी बी है। ये मानसू मुझे बहुत पहले से जानता है, ये मैं भी इसे काफ़ी पहले से जानता हूँ, लेकिन पढ़ने में थोड़ा कम लेबोरियस है। ये बना लिया हमने। देखो जो फाई एंगल है ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस वोल्टेज और करंट में कोण कितना है बेटा, फाई है। तो हमने बैलेंस में यही तो पढ़ा है ना कि सब में अगर एक में फाई है तो सब में फाई है। अच्छा जी, तो ये वी आर आई आर जो हमने लिखे हैं बेटा एक फेज बेसिस पे जो काम चल रहा है इसे हम फेज ही तो कहेंगे। अरे यार ये फेज इकाई तो है, ये और क्या है, ये फेज है। तो यदि हम एक सिंगल फेज लोड लगा लेते हैं तो ये तो न्यूट्रल पॉइंट है, जो जिस हिसाब से हमें अपने घर में लगाना था हम लगा सकते थे। हमने यहाँ बात करनी है लाइन की, तो हमने एक ये फेज लिया और एक ये फेज लिया और हमने यहाँ पर 3 फेज लोड को कनेक्ट कर दिया। जो लोड है ये हमारा 3 फेज लोड है, ठीक है जी। अब ये बताइए कि यहां से यहां वोल्टेज वी आर वाई दिखाई दे रही है भाई, ये पॉइंट आर था ये वाई था तो वी आर वाई हो गए। यहां जो ये करंट आया, ये फेज वाला ये करंट आया, जब हमने ये लोड लगाया वी आर वाई लिखा तो इसका मतलब था ये हायर पोटेंशियल पे आर है, तभी तो वी आर वाई लिखा, मतलब उच्च वोल्टेज वी आर वाले लेवल पर था और निम्न हमने मान लिया इस लोड के लिए वाई। तो यार एक बात बताओ, करंट ये वाला जो आया यहां से ये आया, ये सीधा करंट अपना लोड में चला गया। यहां से एक चीज तो हमें क्लियर हुई कि देखो जी जो लोड पर जो ये धारा आई है, इसे हम लाइन कहते हैं, लाइन धारा, और आई आर जो हमने लिखा हुआ है वो कहलाता हमारा फेज धारा। तो हमें ये तो देखते ही पता चल जाएगा कि देखिए यहां पर लाइन धारा बराबर में फेज धारा है, यानी कि आई एल बराबर में आई पी है, और यहां पर इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। बात फंसती है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में। देखो भाई एक बात बताओ, आप ये कह सकते हैं बाबू कि वी आर
बराबर में वी वाई वी बी, ये फेज ही तो है, फेज वोल्टेज है भाई। और प्यारे बच्चों वी आर वाई को क्या आप वी आर माइनस वी वाई लिख सकते हो? अरे ये उच्च वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है वी आर वाई। अच्छा वी आर वाई का मतलब ही लाइन वोल्टेज है। अच्छा मैंने इसलिए कहा कि फंडामेंटल ऑफ एसी अगर याद होगा तो इसे पढ़ने में रियल में मजा आएगा। तुम एक बात बताओ जी, इसको थोड़ा सीखेगा, यदि आप इजी लेवल से थोड़ा सा 50% मुश्किल पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो फिर ये सीख लो। जैसे हमने ये कहा जी प्रत्येक फेज में डिस्प्लेसमेंट कितना बना है? 120। तो बेटा यदि ये वी आर है, वी वाई ये वी बी, तो कितना है? 120 120 120। बना ले भाई पक्का। ये बताओ वी आर में और आई आर में कोण कितना है? फाई है। लीडिंग होता तो आगे बनाना था, लैगिंग है तो पीछे बना ला है। यहां से फाई एंगल पीछे, आई आर बना ले भाई। भाई करंट में भी 120 आना चाहिए। अगर इससे ये पीछे फाई है तो इससे पीछे जो ये वाला करंट है ये भी फाई पीछे बनेगा, तभी तो कोण फाई है। ये अगर ये है तो भाई इससे पीछे जो आई बी है ये भी फाई पीछे बनाओ। भाई सब फाई 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 पीछे बना लिए। जब ये फाई पीछे है, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो आई आर आई वाई आई बी में कोण 120 डिग्री है, कह सकते हो। आपको कुल मिलाकर ये निकालना है वी आर माइनस वी वाई। देखो इसे आप ये भी तो लिख सकते हो वी आर प्लस और माइनस के वी वाई। ये माइनस सिर्फ दिशा ही तो बताएगा, मान तो बताएगा नहीं। मान तो हमने लिख रखे हैं, मैग्नीट्यूड सब में समान है। अगर ये वी आर है तो यहां से बेटा जल्दी बोल दो, ये माइनस वी वाई हो गया। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर ले जाओ नेगेटिव है। टोटल ये 120 था, 120 के बीचों बीच ये पीछे हटा दिया, तो ये बताओ ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। हमें क्यों भाई दोस्त, पक्का है? मैं बता दिया कर दो, नाराज सा हो जाता है एकदम। ये 120 था, इसको एजेंटेज लाइन को पीछे हटा दिया तो ये बीचों बीच आ जाएगी, तो ये 60 में बांट दिया। हमें रिजल्टेंट बताना है, हमें परिणामी वोल्टेज बतानी है किसकी? वी आर और वी वाई की। देखो ये माइनस सिर्फ दिशा यही तो बता रहे हैं कि इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा जी पैरेललोग्राम जो मेथड है, एक दूसरे के समांतर लाइनें खींची और जहां ये कट होती हो वो वी आर वाई है। और वी आर वाई का मतलब ही कुछ और नहीं है, लाइन है, लाइन वोल्टेज। तो हमने मान निकाला जी, हमने कहा वी आर वाई बराबर में पैरेललोग्राम मेथड बेसिक जानकारी में लिखवाया था, इसका स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 आर वी वाई कॉस 60। थीटा नहीं है यहाँ, 60 है। 60 का मान कॉस में कितना? 1/2। 1/2 से ये 2 काट दूं। अब ये बोल दो जरा वी आर का मान क्या है? वीपी का स्क्वायर, वी वाई का मान क्या है? भाई 2 से 2 तो 1/2 कट जाएगा। वीपी कितना है? वीपी स्क्वायर। अरे भाई तीनों क्या है? फेज वोल्टेज के बराबर है। तो वी एल बराबर में
√3 इंटू वीपी। हमें मिल गया लाइन वोल्टेज बराबर में √3 इंटू फेज वोल्टेज। ठीक है, जल्दी से उतारो फिर इसे। आप लोगों में ये बताओ, छुट्टी सबसे ज़्यादा किसने रखी है भाई? जब से ये बैच शुरू किया तब से मेरी कितनी छुट्टी रही भाई? एक दिन हुआ था, वो भी मेरे फीवर हो गया था मुझे, वो भी मैंने फिर कई बार फिर अलग क्लास लेके पूरी कर दी। तो सबसे ज़्यादा छुट्टी लेने वाला कौन है तुम भाई? अभी तो बाल मुकुंद आगे चल रहा था। नहीं, ये लोग भी पीछे नहीं है ना। सबसे कम जो रखी है एक तो ये था, ये भी रेगुलर रहा है। अरुण, तुम भी रेगुलर रहे हो या छुट्टी ले लेते? हाँ, बीच में गायब हो गया था तो। हाँ हाँ, जब ये टेक्निकल हेल्पर वाला गया था तो ना, तूने तगड़ा सीजन मारा। दूर है तो वो तो और अच्छा है, सोचना ही गलत है फिर। नज़दीक वाले का नुकसान है, एक दिन छुट्टी मिले थैला उठा के भागेगा। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, 20 तारीख का कर रहा था ना मैं, तो 20 का हुआ नहीं, 21 का नहीं हुआ, 22 का शायद, 22 या 23 का होगा। हाँ,
तो तब मतलब अगर बीच में जैसे संडे भी आएगा तो कोई छुट्टी नहीं है। हम्म। है। हाँ, अरे है। हाँ, तभी तो मज़ा है। हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है तभी तो फीलिंग आती है वहाँ की। हवा भी ऐसे लगती है कटीली वाली, बिल्कुल जैसी इतनी प्योर हवा आती है जैसे झरने से ना छन के आ रही हो। लेकिन अब जब यात्री बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं, फिर सरकारी कोई सटीक प्लानिंग नहीं है। अभी इतनी नहीं है भीड़ ना, अभी थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि जून से डरे हुए ना, पहले आपदा आई थी जून में। सर कितना खर्चा पड़ जाता होगा? यार अपने ऊपर है खर्चा तो ना। नहीं फिर भी सर मिनिमम। तुम्हारा जाने आने का, जैसे ग्रुप में जाओगे तो कम रहता है, 4-5 हज़ार में हो जाएगा जाने का, रुकने का वहाँ। इलेक्शन में निकल गया। भगवान के साथ क्या शर्त यार दोस्त। बुलाएंगे तब ना सर। मैं तो ये बच्चों को ऐसे जा रहा था, मैंने इनके लिए बोला था यार 20-22 किलोमीटर है पैदल, मुझे पैदल ही जाना है। 20-22 किलोमीटर है पैदल। हैं? बाइक की, जब बाइक कहाँ ले रहे, सीढ़ी एंट्री पे ही सीढ़ी है, बाइक जाने का चांस ही नहीं है। मतलब जहाँ से यात्रा शुरू होती है ना, वहाँ एंट्री ही सीढ़ियों से है। आगे मतलब रास्ता ऐसा कुछ बना ही नहीं रखा ना, फिर आगे पहाड़ का रास्ता तब स्टार्ट है। हाँ ना, बहुत दूरी दूरी है। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने ये? गधों पे घोड़ों पे तो रिस्की है यार, और भी। घोड़े ही। अरे रिस्की होता है काफ़ी। अरे पैदल जाए धीरे धीरे, चाहे 8 घंटे पहुंचे आदमी, सुरक्षित तो पहुंच जाएगा कम से कम। ये लगा लो कि पहले जब मैं गया था तब मैं सुबह के 4 बजे चलना शुरू किया था हमने, और हम लोग पहुंच गए थे 11 बजे, और फिर 3 घंटे रुके हम, 2 बजे से फिर हम नीचे आना शुरू किया था, 7 बजे पहुंच गए थे नीचे। सेम डे आ गया था मैं नीचे से ऊपर। बद्रीनाथ पैदल नहीं है, बद्रीनाथ तो गेट तक वो जाती है, जहाँ लाइनें लगती है वहाँ तक गाड़ी जाती है। अलग अलग है, मतलब बद्रीनाथ से जाना है तो केदारनाथ से, बद्रीनाथ का जो रोल है ना वो मुक्ति धाम के रूप में जाना गया है। चलिए यहाँ से आगे कल करते हैं इसको।